हेलो नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग जिस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं यह सहायक आचार 6 to 8 जिसकी परीक्षा मतलब होने को है और आप जानते हैं 23 से इसकी परीक्षाएं शुरू होने को है। तो पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं कि इंग्लिश का जो भाषा में जिन लोगों ने अंग्रेजी भाषा का चयन किया है, इंग्लिश का चयन किया है, उसमें हम लोग MCQs के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने नॉवेल ड्रामाज पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। नॉवेल और ड्रामाज और पोइट्री पर भी चर्चा हो चुकी है। तो लिटरेचर वाला पोर्शन अब लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियोज होगी, क्लास होगी, उसमें हम बात करेंगे MCQs फ्रॉम ऑल एसेज। जो एसे का पोर्शन भी आप जानते हैं इसमें है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज बचता है। उसके बाद मेरे ख्याल से लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक्स है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन बचता है ना। तो आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे MCQs फ्रॉम ऑल द एसेज। एक मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे सभी एसेज से, एक जिस्ट हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। और मैं एक आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि ये वीडियोज आपके लिए बहुत लाभकारी होगा यदि आप सहायक आचार 6 to 8 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपने इससे पहले की वीडियोज को नहीं देखे हैं, नॉवेल, ड्रामाज या पोइट्री वाला, तो उन सबों को ज़रूर देखिए। बड़े इम्पॉर्टेंट और डेप्थ में क्वेश्चंस निकाल कर लाए गए हैं और उस पर चर्चा की गई है। न केवल हम क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं बल्कि उसके आसपास जो स्टोरीज हैं, प्लॉट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन सबों की भी चर्चा करते हैं। तो ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए जो एसे में प्रिस्क्राइब्ड हमारे पास एसेज हैं, हाँ ये है। देखिए वॉलंटरी पॉवर्टी है, MK गांधी की लिखी हुई, है ना। ये देख लीजिए एक बार। ये कम से कम ये याद होना चाहिए। कई बार ऐसे भी पूछ दे। कई बार पिछले अगर आप देखेंगे परीक्षा में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु हैज़ रिटन द एसे वॉलंटरी पॉवर्टी। तो इतना एक बेसिक कहते हैं ना कि कॉमन आइडिया होना चाहिए इतना सा। वॉलंटरी पॉवर्टी आपका लिखा है MK गांधी ने। डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ लेविस मम्फोर्ड द्वारा लिखी गई है। द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे CM जोड एक राइटर है, उन्होंने लिखा है। लेटर टू अ टीचर नोरा रोशी एंड टॉम कोले, ये ट्रांसलेट किया है इन्होंने इस एसे को। हालांकि लिखा इसको वहाँ के एक किसी राइटर ने नहीं लिखा है। यहाँ बारबियन स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों ने लिखा है। बारबिया स्कूल के जो बच्चे हैं, है ना, उन लोगों ने लिखा है ना। तो ये बात यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद कमला नेहरू जो आपका एसे है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा है। तो ये हमारे पास कुल एसे हैं 5। तो इन एसे से जो बन सकते हैं क्वेश्चंस उसको देखेंगे। साथ ही थोड़ी हम चूँकि बहुत क्वेश्चंस होंगे तो हम कोशिश करें कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर चर्चा की जाए और एक जो ज़रूरत की हो वही बात करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। और यदि आप सहायक आचार 6 to 8 में इंग्लिश भाषा का चयन किए हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना किसी भी परीक्षा के लिए, मैं मानता हूं कि मॉक टेस्ट एक बहुत उपयोगी चीज़ होता है और इससे आपका परीक्षा की तैयारियों का एक तरीके से आप खुद को टेस्ट करते हैं और एक आपको एक रियल एटमॉस्फेयर देता है। तो मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं, है ना, ताकि आपको आपका तैयारी का अंदाज़ा भी लगे, है ना। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लगाएं। और स्टडी फॉर गोल्स आपको इंग्लिश भाषा में लगभग 15+ मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहा है 199 के कीमत पर। तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे स्टडी फॉर गोल्स के एप्लीकेशन पर, स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पर, और उसमें आपको ये मिल जाएगा या फिर वेबसाइट पर भी जाके इसको खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने पहला जो आपका एसे है वॉलंटरी पॉवर्टी, गांधी जी ने लिखी है। इसको दरअसल ये लिखी क्या है, एक भाषण है, स्पीच दिया था उन्होंने, है ना। उसका उसको एक ऐसे के रूप में यहाँ पर मतलब कि पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ना। तो ये बात है। और अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो बहुत ही शानदार ऐसे है और एक फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ ऐसे है। चलिए अभी इस क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ गांधी ऐसे वॉलंटरी पॉवर्टी। जो ऐसे है उसकी मेन आइडिया क्या है। तो हमारे सामने जो पहला ऑप्शन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, धन अर्जन की महत्व, द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ, एक सादा जीवन जीने का
लाभ बता रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों के महत्व पर बात कर रहे हैं, या द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो क्या इस एसे में बात की गई है? तो इस एसे में बात की गई है द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, सॉरी कहाँ बोल रहे हैं, गलती हो गया, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं, पहला ऑप्शन नहीं, सेकेंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है, द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ। गांधी जी का अगर आप पूरा थोड़ी बहुत उसके बारे में जानते हैं तो उसकी पूरी जीवन है, उनकी जो जीवन गाथा आप देखेंगे तो एक सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग की भांति बात करते हैं। अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो उसके थ्रू और बेहतर हम लोग उसको जान पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा इसमें। तो द बेनिफिट ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ, ये बात कुल मिला के अगर हमें उस ऐसे से एसेंस निकालना हो तो हम कह सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटरी पॉवर्टी। अच्छा, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब समझिए। वॉलंटरी पॉवर्टी को गांधी जी ने एक तरीके से पॉवर्टी नहीं कहा है कि आप एकदम आप संसाधनों की कमी में रहिए और किसी तरह के बदहाली में, या फिर एकदम एकदम ऐसे जिए कि आपके पास कोई संसाधन ना, पैसा ना हो ना, भिखमंगा, वैसा भी नहीं कह रहे हैं। आप ज़रूरत की चीज़ें को ही इस्तेमाल करिए। उनकी एक बहुत अच्छी कोट थी ना कि द अर्थ प्रोवाइड्स यू एनफ टू सेटिस्फाई योर नीड बट नॉट योर ग्रीड, ऐसे कुछ है। तो लगभग उसी का आपको एक तरीके का रिसेम्बलेंस मिलेगा इस पूरी ऐसे में। बात क्या करना चाह रहा है कि हम बेमतलब की चीज़ों को अपने जीवन में, संसाधनों को या पैसे का या धन का संचय न करें, और एक ऐसे उतनी ही चीज़ों पर हम अपनी आधिपत्य जमाएं, उतनी ही धन संपदा का संचय करें जिससे हमारा जीवन बढ़िया से गुजर जाए, है ना। और ये क्यों ज़रूरी है इस पर भी पूरा लाइट फोकस करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक एसेटिक जीवन जीने के लिए, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए हमें कई बार संसाधनों का संचय और बहुत धन के पीछे भागना, संसाधनों के पीछे भागना हमें अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी से एक जो एक सेटिस्फाइड और कंटेंटमेंट का जो जीवन है उससे दूर करती है, उनका मानना है। इस वजह से वो इस पर जोर देते हैं कि हमें एक हद तक गरीब रहना अच्छी चीज़ है। इसकी एक मतलब कि इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटरी पॉवर्टी। तो इसका क्या बेनिफिट है? इंक्रीज सोशल स्टेटस, इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। ग्रेटर हैप्पीनेस एंड पीस, ये होता है क्या? हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इसका जो मेन बेनिफिट है गांधी जी के अकॉर्डिंग वो यह है कि आपका ग्रेटर हैप्पीनेस एंड पीस होता है जीवन में। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि यदि हमारे पास बहुत अधिक धन होता है तो धन की इच्छा इस तरीके की है कि एक तरीके की वासना बन जाती है, एक एडिक्शन बन जाता है। और आप आज आपको दो घर, एक घर चाहिए, फिर कल दूसरा घर चाहिए, तीसरा घर चाहिए। उसी तरह गाड़ियों के बारे में वो एग्जाम्पल देते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि ये प्रक्रिया चलती चली जाती है ना। और आज हम इसका एक जीवंत उदाहरण देखते हैं अपने आसपास के लोगों में कि ईएमआई में हम कितने घर और गाड़ियां खरीदते जाते हैं, फंसते जाते हैं, और हमारा पीस और पूरा उससे कैसे पूरा जीवन ही खराब एक तरीके से हो जाता है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संसाधन नहीं है, संसाधन के बगैर जीवन कैसे चलेगा, लेकिन एक कैलकुलेटेड संसाधन होना चाहिए, जो कि गांधी भी कर रहे हैं। तो आपको एक ग्रेटर हैप्पीनेस एंड पीस चाहिए, तो कहते हैं कि वॉलंटरी पॉवर्टी होनी चाहिए। एक संयम वाला जो जीवन है वो जीना चाहिए। संसाधनों को बेवजह जमा मत कीजिए अपने पास, और धन के पीछे बावला मत होइए, ये उनका संदेश है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन वॉलंटरी पॉवर्टी गांधी एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, क्या किसकी महत्ता पर बात करते हैं? एक्यूमुलेटिंग वेल्थ ऑफ फॉर चैरिटी, मतलब कि धन का संचय इसलिए कि आप चैरिटी कर सकें। रिड्यूसिंग वंस नीड्स एंड लिविंग सिंपली, अपनी ज़रूरतों को कम करना और एक सदा जीवन जीना। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिस वन वुड बी द करेक्ट वन। अगला है सीकिंग पावर टू हेल्प अदर्स, इन्वेस्टिगेटिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नहीं, ये बात नहीं है। तो रिड्यूसिंग वंस नीड, आप जितना चाहे अपनी ज़रूरतों को कम करें, उससे ही आपका क्या होगा कि आपकी जीवन बेहतर होगी, शांतिपूर्वक चलेगी, है ना। तो इसलिए किस पर जोर देते हैं? अपने ज़रूरतों को कम करने पर जोर देते हैं, है ना, ये बात है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज गांधी बिलीव अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉलंटरी पॉवर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम। वॉलंटरी पॉवर्टी और पर्सनल फ्रीडम के बीच वो किस तरह का रिलेशनशिप को देखते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन है
वॉलंटरी पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट्स पर्सनल फ्रीडम। वॉलंटरी पॉवर्टी आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोकती है। दूसरा ऑप्शन कहता है वॉलंटरी पॉवर्टी इनहेंसेस पर्सनल फ्रीडम, ये आपका व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको बढ़ाती है। वॉलंटरी पॉवर्टी हैज़ नो इफेक्ट ऑन पर्सनल फ्रीडम, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोर्थ है वॉलंटरी पॉवर्टी इज अनरिलेटेड टू पर्सनल फ्रीडम, उससे उसका कोई नाता नहीं। गांधी जी के अनुसार पर्सनल वॉलंटरी पॉवर्टी नहीं, कहाँ मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, ये ऑप्शन नहीं, ये बी, वॉलंटरी पॉवर्टी इनहेंसेस पर्सनल फ्रीडम। उनके अनुसार कि अगर आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं तो आप वॉलंटरी पॉवर्टी को आप सेलेक्ट करिए। वो नन पोजीशन की बात करते हैं, वो एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किए हूँ उस ऐसे में कि द ओनली थिंग दैट इज टू बी पोजेस्ड इज नन पोजेशन। एक ही चीज धारण करने लायक है इस जीवन में, वह न धारण करना है, अर्थात चीज़ों को नहीं पाने का इच्छा है। इस तरह के उनका है, इसमें बहुत ही फिलोसॉफिकल जाते हैं गांधी जी इस पूरे ऐसे में, है ना। तो उनका यही सेकंड वाला जो ऑप्शन है वॉलंटरी पॉवर्टी इनहेंसेस, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाती है, ये कहना है उनका। क्योंकि एक बात देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, अगर आप बहुत अधिक धन संचय करते हैं, बहुत गाड़ियां खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो आपको अपने स्वतंत्रता को एक तरीके से ये समझिए कि उसका बलि देना पड़ेगा आपको, उस जगह पर काम करना। कई बार ऐसे लोग क्यों फंसे रह जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, ऐसे कंपनियों में, क्योंकि वो कई हिमाइज में गाड़ियां खरीद लेते हैं, ऐसे रिश्ते बना लेते हैं जहाँ पर उनको चुकाना होता है, घर खरीद लेते हैं ना। तो आप अगर ज़रूरतें कम रखेंगे तब तो आप निजी रूप से आज़ाद होंगे। तो गांधी जी कई बार घर, गाड़ियाँ, इन सबों का बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं इस हिस्से में, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, Gandhi's concept of voluntary poverty is most closely associated with which of the following philosophies? उनका यह जो वॉलंटरी पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है, ये इनमें से मैं कौन सी फिलोसफी से प्रेरित कह सकते हैं, या फिर एसोसिएट कह रहे हैं ना, एसोसिएट किससे है। तो देखिए, एक कैपिटलिज्म तो उसके विरोधी रहे हैं, सोशलिज्म देखना पड़ेगा, एसेटिसिज्म या मटीरियलिज्म, उसका जो ये वाला पूरा वॉलंटरी पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे तो एसेटिसिज्म से प्रभावित लगता है। एसेटिसिज्म क्या होता है, एक तरीके से संन्यास समझ लीजिए, है ना। अब संन्यास क्या होता है, संन्यास में आप क्या करते हैं, लोग अपनी वासना, कामना और सांसारिक चीज़ों से, खास करके जो मटेरियलिस्टिक सुख है उससे आप दूर होते हैं, है ना। तो वो वाली बात है, उस तरीके के जीवन की बात कर रहे हैं। तो दैट इज एसोसिएटेड विथ एसेटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स reflects Gandhi's views on the impact of voluntary poverty on society? Which of the following statements refers Gandhi's views on the impact of voluntary poverty on society? उनका कौन सा व्यू सोसाइटी में वॉलंटरी पॉवर्टी को दिखाता है। तो इट हाइंडर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या वॉलंटरी पॉवर्टी से यह इकोनॉमिक ग्रोथ को हाइंडर करता है, रोकता है। इट लीड्स टू सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अव्यवस्था को उत्पन्न करता है। इट फोस्टर्स मोर इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, क्या एक ज़्यादा समानता और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करता है। इट इज डेट्रीमेंटल टू इंडिविजुअल हेल्थ, या फिर एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्या नहीं। एक ही पॉजिटिव है और ज़्यादातर वैसे ही ऑप्शन सही होंगे। तो इट फोस्टर्स मोर इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, है ना। तो ये आंसर होगा वॉलंटरी पॉवर्टी को वो एक इस तरीके से देखते हैं कि वो एक इक्विटेबल, मतलब समानता लाने वाला और जस्ट न्यायप्रिय व्यवस्था कायम कर पाएगा यदि हम नन पोजेशन या वॉलंटरी पॉवर्टी को अपनाते हैं। अगला देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, गांधी मेंशंस दैट वॉलंटरी पॉवर्टी इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व्स है उसमें, रेनाउंसिंग ऑल पोजेशंस, सभी जितने भी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, उन सबों को छोड़ देना, त्याग करना। ये ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन नंबर ये होगा क्या, देखना होगा। फिर है दूसरा, मैनेजिंग वंस वेल्थ इफिशिएंटली, लीडिंग लाइफ ऑफ मिनिमल नीड्स एंड सिंप्लिसिटी, ये होगा क्या। डोनेटिंग लार्ज सम्स टू चैरिटी, ये होगा क्या। तो क्या होगा,
तो गांधी मेंशंस दैट वॉलंटरी पॉवर्टी इन्वॉल्व्स लीडिंग लाइफ ऑफ मिनिमल नीड्स एंड सिंप्लिसिटी। ऑप्शन नंबर सी इसमें ज़्यादा सही है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कि रिनाउंसिंग ऑल पोजेशंस, है ना, लेकिन इसमें ऑल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम तक जा रहा है, तो इस हिसाब से दिस वन वुड बी द परफेक्ट वन। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता कि ये दोनों, ऐसा ऑप्शन होता बोथ ऑप्शन ए एंड सी, है ना, लेकिन अभी हम ऑप्शन नंबर सी को ही तवज्जो देंगे, दैट वुड बी द परफेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। According to Gandhi, how does voluntary poverty contribute to one's spiritual growth? किस तरीके से किसी के आध्यात्मिक जर्नी में यह मददगार साबित करता है वॉलंटरी पॉवर्टी? बाय मेकिंग वन मोर चैरिटेबल, किसी को और अधिक दान के लायक बनाकर, बाय रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन एंड फोकसिंग ऑन इनर डेवलपमेंट, डिस्ट्रैक्शन को रोकता है और आपकी इनर डेवलपमेंट में मदद करता है, बाय इंक्रीजिंग मटेरियल वेल्थ, बाय गेनिंग पॉलिटिकल पावर। ऐसे कुछ भी बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द परफेक्ट वन, बाय रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन एंड फोकसिंग ऑन इनर डेवलपमेंट। आपका आंतरिक विकास, आध्यात्मिक विकास क्या है? खुद को जानना, खुद को समझना, है ना, तो ये है बात जो कि सही है इन रेस्पेक्ट टू गांधीज दिस एसे। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज गांधी स्टैंड्स ऑन मटेरियल पोजेशन इन वॉलंटरी पॉवर्टी? वो मटेरियल चीज़ों को धारण करने के संदर्भ में उसका क्या मत है? दे आर इसेंशियल फॉर हैप्पी लाइफ, दे आर ऑब्स्टिकल्स टू ट्रू कंटेंटमेंट, दे शुड बी एक्यूमुलेटेड एंड शेयर्ड, दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन वंस हैप्पीनेस। उन्होंने जो इसमें बात किया है खास करके मटेरियलिस्टिक पोजीशन के प्रति, वो कहता है कि दे आर ऑब्स्टिकल्स, है ना, जब हम किसी भौतिक सुख साधनों के पीछे भागने लग जाते हैं तो हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, खास करके स्पिरिचुअल जर्नी में। इसलिए देखेंगे कि जितने भी सन्यासी बाबा और उन सब होते हैं वो सब ज़रूरतों को कम रखते हैं कई बार, क्योंकि वो सब चीज़ें आपकी बाहरी दुनिया की चीज़ें हैं, ऐसा गांधी जी का कहना है ना, और वो आपको अपनी इनर डेवलपमेंट में थोड़ा बाधक का काम करते हैं, इसलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप उसका कौन सा था, हाँ, दे आर ऑब्स्टिकल टू ट्रू कंटेंटमेंट। वो आपके संतुष्टि के लिए, जो वास्तविक संतुष्टि है उसके लिए ऑब्स्टिकल का काम करते हैं मटेरियलिस्टिक पोजीशंस जो होते हैं वो। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉलंटरी पॉवर्टी गांधी एडवोकेट्स फॉर, किस चीज़ की एडवोकेशन कर रहे हैं वो? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं, इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं वो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग? बिल्कुल इसके बात तो कर रहे हैं, आगे देखते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड सोशल रिफॉर्म? ऐसा तो नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज? ये नहीं है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसकी बात कर रहे हैं इस पूरे ऐसे में, है ना। चलिए एक बात समझिए, मेरे ख्याल से 10 ही क्वेश्चन होंगे उसमें से में एक बात समझिए थोड़ी सी, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है उस ऐसे के नज़रिए से समझना। ये जो ऐसे या स्पीच समझ ली, इस स्पीच को गांधी जी ने तब दिया था जब ये इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड के लंदन में वह स्पीच दे रहे थे। कहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये मेरे ख्याल से यदि मैं सही हूँ तो 23 सितंबर 1931 को गांधी जी इंग्लैंड में गए हुए हैं। लंदन में जो वेस्ट के लोग हैं उन लोगों को ये संबोधित कर रहे हैं, है ना। और संबोधित कर रहे हैं वो कहाँ पर संबोधित कर रहे हैं? एक हॉल है, उसका नाम है, अभी आएगा वो नीचे आएगा तो और समझ लीजिएगा, लेकिन लंदन में समझिए, लंदन में वो संबोधित कर रहे हैं और उन लोगों को नॉन पोजिशन, और एक तरीके से एक ये पूरा जो ऐसे है, ये जो पूरा स्पीच है गांधी जी, समझिए कि इंडियन फिलॉसफी का जिस्ट है, उसको लोगों के सामने वो कर रहे हैं ना। तो ये बात है। चलिए ये ऐसे से इतने क्वेश्चंस होंगे। अब मेरे ख्याल से दूसरा जो ऐसे है आपके सामने वो होगा। हाँ, 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज लेविस मम्फोर्ड आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिसिप्लिन इन डेली लाइफ? देखिए दूसरा जो आपके सामने ऐसे है वो है डिसिप्लिन इन डेली लाइफ, जिसे लिखा है लेविस मम्फोर्ड ने। तो उसमें उससे संबंधित क्वेश्चन है कि व्हाट डज लेविस मम्फोर्ड आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिसिप्लिन इन डेली लाइफ? कहता है कि हमारे जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन का
प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो टू इम्प्रूव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिल्कुल ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। टू इंश्योर फाइनेंशियल सक्सेस, ये भी नहीं कहेंगे उस ऐसे के अनुसार। टू क्रिएट फ्रेमवर्क फॉर ऑर्डर एंड इफिशिएंसी, ये बात है क्या? ये बात ही सही है। देखते हैं फोर्थ क्या कह रहा। टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, ऐसी बात नहीं है। तो उनका कहना है कि अगर डेली लाइफ में डिसिप्लिन हो, जीवन में अनुशासन, एक तरीके से समझिए कि वो समझाना चाह रहे हैं कि हमारे दिनचर्या में, हमारे डेली के रूटीन में यदि डिसिप्लिन हो तो क्या होता है। तो उसमें कहते हैं कि टू क्रिएट फ्रेमवर्क फॉर ऑर्डर लॉ, उसमें उन्होंने बात कही है कि डिसिप्लिन अगर होता है हमारे जीवन में तो क्या होता है कि हमारा ऑर्डर बना रहता है, सिक्योरिटी बनती है, सेफ्टी रहता है जीवन में। उसके बाद इफ़िशियंसी अर्थात प्रोडक्टिविटी रहता है कि आप किसी काम, रोज़ कोई काम करते हैं तो उसमें क्या है, इफ़िशियंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है किसी चीज़ की, तो उसके इंपॉर्टेंस पर वो बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन, मतलब 12th नंबर क्वेश्चन फ्रॉम द एसे डिसिप्लिन इन डेली लाइफ। अकॉर्डिंग टू लुइस मम्फोर्ड, हाउ डज डिसिप्लिन अफेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम? किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी आज़ादी को किस तरीके से डिसिप्लिन अफेक्ट करता है? इट रेस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम कंप्लीटली, क्या यह पूरी तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट कर देती है? इट एनहेंसेस इंडिविजुअल फ्रीडम बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, क्या ये बात है? इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, कोई मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं है। इट रिप्लेसेस इंडिविजुअल फ्रीडम विथ कलेक्टिव गोल्स। नाउ so option number B would be the correct one. It enhances individual freedom by providing a structure. देखिए आप फ्रीडम ही फ्री कब फील करेंगे? जब आपका काम सब एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक कहिए कि ऑर्डर में चलेगा, तब होगा। तो ये बात कह रहे हैं मम्फोर्ड इस ऐसे में, ये तब आपका इंडिविजुअल फ्रीडम को बढ़ाता है जब आप अपने काम के एक स्ट्रक्चर वे में करते हैं, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following best describes Mumford views on the relationship between discipline and creativity? वो कहते हैं कि डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी में किस तरह का संबंध है ना। तो डिसिप्लिन स्टिफल्स क्रिएटिविटी, उसको प्रभावित करता है। डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों अलग अलग बात है, ये बात है क्या। थर्ड, डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिविटी टू फ्लरिश, ये बात है क्या। क्रिएटिविटी कैन ओनली थ्राइव इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी तब होगी जब डिसिप्लिन अनुपस्थित होगा, ये बात है। तो इस ऐसे के हिसाब से द करेक्ट वुड बी द ऑप्शन नंबर सी, ये डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिविटी टू फ्लरिश। अगर क्रिएटिविटी को हमें फ्लरिश करना है, उसको इन्हांस करना है, तो डिसिप्लिन एक हद तक, देखिए हर चीज़ एकदम बांध दिया जाए तो नहीं होगा। जो स्कूलों में कहते हैं ना कि जो उत्तर लिखवाया गया वही लिखोगे, तो दैट इज़ नॉट क्रिएटिविटी, उसको भी एक तरीके का अनुशासन कह सकते हैं। लेकिन जिस अनुशासन की बात कह रहे हैं यहाँ पर लेविस मम्फोर्ड, वो एक अलग है। वह कहते हैं ना इम्पोज डिसिप्लिन होता है, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात कह रहे हैं और क्रिएटिविटी का संबंध उससे है। अब देखिए क्रिएटिविटी दरअसल एक ऐसी चीज़ है जो आज़ादी चाहती है, वो एक पैटर्न या फिर एक डिसिप्लिन, और कहिए क्रिएटिविटी अगर साइकोलॉजिकली देखें तो थोड़ा अलग चीज़ें हो जाती है कि अब जब डिसिप्लिन की बात करेंगे तो क्रिएटिविटी अलग हो जाएगी। बट इस ऐसे में, और जो डिसिप्लिन जिसकी बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो इनर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। तो उतना तो चाहिए ही भाई, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, पढ़ेंगे ही नहीं, या फिर जो चीज़ में क्रिएटिविटी चाहिए उसमें समय नहीं देंगे तो कैसे हो जाएगा। तो एक लेवल तक डिसिप्लिन तो चाहिए ही। 14 नंबर, मम्फोर्ड यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन? तो वो किस तरह का एनालॉजी यूज कर रहे हैं? ए टाइटली रन शिप, ऐसा नहीं बोले हैं भाई। ए वेल टेंडेड गार्डन, ये बोले हैं का। ए बैलेंस डाइट, अ स्ट्रिक्ट स्कूल, ये बात बोले हैं। वेल टेंडेड गार्डन का उसने उपमा दी है, किस लिए? एक डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस को समझाते हुए उन्होंने एक एनालॉजी दी है। एनालॉजी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज मम्फोर्ड सजेस्ट इज कंसिक्वेंस ऑफ लैकिंग डिसिप्लिन इन सोसाइटी? अगर अनुशासन नहीं होगा, लैकिंग होता क्या होगा? इंक्रीज्ड इनोवेशन, ग्रेट इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, chaos एंड इनएफिशिएंसी, एनहांस सोशल हार्मनी। तो जब समाज में
अनुशासन घटेगा तो उसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या होंगे? क्यूस होगा, इनफिशियंसी होगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी किसी भी काम में, है ना। तो क्यूस और इनफिशियंसी। अब देखिए ना डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंस है। एक सेकेंड ट्रेनें इधर उधर हो जाएं, टकरा जाएंगी, है ना। इस तरीके से जीवन में हर जगह आप सड़क देख लीजिए, मशीनें ही देख लीजिए जो चलती हैं, उनका कितना डिसिप्लिन का रोल है उनमें। इस तरह जीवन में भी उसका रोल है, वो बताना चाह रहे हैं। 16 इन द ऐसे मम्फोर्ड आर्ग्यूज दैट डिसिप्लिन शुड बी, कैसा होना चाहिए? इम्पोज्ड एक्सटर्नली बाय अथॉरिटी, इंटरनली मोटिवेटेड एंड सेल्फ इम्पोज्ड, अवॉइडेड टू मेंटेन पर्सनल फ्रीडम, फ्लेक्सिबल एंड इनकॉन्सिस्टेंट, ऐसा होना चाहिए। ही टॉक्स अबाउट इंटरनली मोटिवेटेड एंड सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन को उन्होंने गौरवगान किया है, उसकी उन्होंने इंपॉर्टेंस पर बात की है। तो डिसिप्लिन शुड बी लाइक इंटरनली मोटिवेटेड एंड सेल्फ इम्पोज्ड। वो बाह्य होगा तो फिर गड़बड़ होगा, है ना। आप बंदूक की नोक पर किसी को पढ़ाएंगे या फिर कोई काम कराएंगे तो उसमें कितनी इफिशियंसी होगी, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी और उसका क्या होगा, आप आउटकम देखेंगे तो नहीं होगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मम्फोर्ड कॉन्ट्रास्ट टू टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स देम। तो कौन से दो डिसिप्लिन की बात करता है? फिजिकल और मेंटल होता है, ऑथोरिटेरियन और डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन की बात करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिसिप्लिन की बात करता है, क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन की बात करता है? नहीं, वो जो बात करते हैं वो बात करते हैं ऑथोरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन की बात करते हैं। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th नंबर क्वेश्चन। How does Mumford view the role of discipline in education? How does Mumford view the role of discipline in education? Education में discipline का क्या रोल है? As a means to enforce conformity, समाज में एक समरूपता लाने का एक यंत्र समझिए या साधन के रूप में। एज ए टूल टू इंकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसलिए एज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न एजुकेशन, एज सेकेंडरी टू इम्पार्टिंग नॉलेज। नहीं, यहाँ ये ऑप्शन सही है, बी, एज ए टूल टू इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एक सेल्फ डिसिप्लिन जब तक ना हो जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। एकदम कोई चमत्कार किसी के जीवन में हो और एकदम आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों ने भी इस जीवन में कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कुछ अच्छे पदों पर गए हैं, तो उसके पीछे एक सेल्फ डिसिप्लिन का समझ लीजिए कॉन्सेप्ट तो रहा ही है उनके जीवन में, चाहे जिन भी लोगों का आप उदाहरण ले लें। ये बात सही है। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मम्फोर्ड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिसिप्लिन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? उसको किस तरीके से देखते हैं डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रेंडर्स डिसिप्लिन ऑब्सोलीट, मतलब टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो डिसिप्लिन को ऑब्सोलीट मानता है, आउटडेटेड मानता है। डिसिप्लिन इज अननेसेसरी इन द एज ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के दौर में इसका कोई रोल ही नहीं है। डिसिप्लिन इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बात बिल्कुल सही है। अब यही बताया मैंने कि डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा तो रोल वही है, अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो पूरा तबाह हो जाएगा सब कुछ, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, Mumford's essay emphasizes the need for what type of balance in applying discipline? Mumford essay emphasizes the need for what type of balance in applying discipline? किस तरह का वो बैलेंस देखते हैं? तो a balance between work and leisure, a balance between rigidity and flexibility, a balance between individualism and collectivism, a balance between education and experience. तो क्या होगा इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर देखते हैं एक बार। हाँ, तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो इसमें जो हो जाएगा ए बैलेंस बिटवीन, एक सेकेंड, Mumford essay emphasizes the need for what type of balance in applying discipline? The balance between work and leisure, a balance between rigidity and flexibility, a balance between individualism and collectivism, a balance between education and experience. नहीं, इसका जो सही अंतर है ये है कि there should be a balance between rigidity and
फ्लेक्सिबिलिटी, कि किस हद तक आप फ्लेक्सिबल रहेंगे और किस हद तक आप अपने आप को रिजिड भी रखेंगे। देयर शुड बी अ क्लियर कट डिफरेंस, है ना। तो इसकी बात करते हैं 21। हाँ, यहाँ से आपका एक अगला ऐसे शुरू होता है, दैट इज सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, है ना। CM जोड का जो ऐसे है वो शुरू हो जाता है ना। चलिए ये इससे बनने वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, What is the primary focus of CM Joad's essay, The Civilization of Today? इस ये जो essay है इसमें उसका प्राइमरी फोकस क्या है? द एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसकी किसकी बात करते हैं? द क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, तो उसकी बात मतलब एक तरीके से क्रिटिकल हैं ये आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है उस पर वो फोकस करते हैं। द क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जोड, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर फ्लॉज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? देखिए उसमें सिविलाइजेशन के ना कुछ क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इस पूरे ऐसे में। वो उसके जो कैसे मेरिट्स हैं और उसके डिमेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले बताते हैं मेरिट्स को कि क्या क्या सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके कौन कौन से मेरिट्स हैं और कौन से डिमेरिट्स हैं, है ना। तो फ्लॉज मतलब कमी को, कौन सी कमी को उजागर करते हैं? तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, नहीं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो बहुत हो चुका है उनके अनुसार। एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, क्या ये बात है? ओवर एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअलिटी, इनसफिशिएंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, नहीं, वो बात करते हैं कि हम एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि देखिए थोड़ा सा गांधी जी की तरफ इनका जा रहा है टोल, है ना। तो एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म को एक मेन फ्लॉ के रूप में देखते हैं, मेन आज के सोसाइटी की एक कमजोरी के रूप में वो देखते हैं। Jude argues that, next question है, Jude argues that contemporary contemporary civilization has led to क्या create greater individual happiness। आज का जो जोड के कहना है कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन किस तरफ बढ़ रहा है, तो ग्रेटर इंडिविजुअल हैप्पीनेस की ओर, इंक्रीज सोशल हार्मोनी की ओर, एलिनेशन एंड लॉस ऑफ मीनिंग, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक इक्वलिटी। देखिए उनके अनुसार सबसे ज़्यादा जो अभी जिस तरफ समाज जा रहा है उनके अनुसार एलियनेशन एंड लॉस ऑफ मीनिंग, वो चिंता ही है। ये जो बता रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के एक वो फ्लॉज, तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये बात है, एलिनेशन है और लॉस है, लॉस ऑफ मीनिंग, इसकी बात है ना। देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन। What does Joad suggest about the impact of industrialization on human values? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ह्यूमन वैल्यूज पर क्या असर पड़ा है? It has enriched human values, it has had an effect on human values, मतलब no effect है इसमें। It has no eroded, it has eroded human values, it has strengthened traditional values। देखिए जो जोड का कहना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसने इरोड किया है। इरोड का मतलब होता है क्षय करना, खत्म करना, विनाश करना, है ना। तो उसने क्षय किया है ह्यूमन वैल्यूज को। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए थोड़ा लंबा है हमारा सफर। 25th नंबर क्वेश्चन। इन द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, Joad believes that the focus on efficiency and productivity has resulted in what? A more fulfilled society, a reduction in human creativity and joy। हाँ एक बार क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ। The civilization of today, Joad believes that the focus on efficiency and productivity has resulted in, क्या उसका रिजल्ट हुआ जब हम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर पूरा जोर दे दिए हैं, तो इससे हमारा इसका क्या रिजल्ट हुआ है ना, कि उत्पादन बढ़ाओ, इससे क्या हुआ है? तो ये मोर फुलफिल्ड सोसाइटी, एक भरा पूरा समाज बना है, ऐसा है क्या? रिडक्शन इन ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड जॉब, क्रिएटिविटी और जॉय में कमी आई है, ये बात है क्या? एंड इंक्रीज ग्लोबल पीस, वैश्विक शांति बढ़ गई क्या? इम्प्रूव्ड मोरल स्टैंडर्ड,
क्या नैतिक स्तर हमारा बढ़ गया? नहीं। इसका उन्होंने जो बताया उससे हुआ क्या कि हमारा क्रिएटिविटी और जॉय में कमी आएगा। जब हम व्यक्ति को मशीन बनाना चाहते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं ट्रीट करते हैं, तो ह्यूमन इज नॉट मोर ह्यूमन, ही और सी बिकम्स अ मशीन, है ना। तो वो बात कहना चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में आदमियत को ख्याल ही नहीं रखे हैं ना। तो उसने इसलिए एक मैनेजमेंट में थ्योरी आई एल्टन मेयो का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। तो उसने बताया कि किसी भी कंपनी या किसी भी क्षेत्र में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो पहले ह्यूमन एस्पेक्ट को भी आप देखिए। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये विषयांतर हो गए। जोड क्लेम्स दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफन कंफ्यूजेज मीन्स विथ एंड्स। देखिए ये थोड़ा सा गांधी की विचारधारा को मैच करता जा रहा है। मीन्स मतलब होता है क्या? मीडियम साधन। मीन्स विथ एंड्स का मतलब होता है, देखिए अगर इंडियन फिलोसफी आप पढ़ेंगे तो इसमें साध्य और साधन की चर्चा है ना। तो ये हो गया साधन, है ना, और एंड्स हुआ साध्य जिसको हम जीवन में अंतिम लक्ष्य इसको समझ लीजिए। तो जोड क्लेम्स दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफन कंफ्यूजेस मीन्स विथ एंड्स। वह साध्य और साधन को समझता नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है तो वो साधन को ही साध्य समझ सकता है ना। जैसे मेरे पास चप्पल हो, चप्पल मुझे इसलिए दी गई है कि मैं इस चप्पल के सहारे मंदिर जा सकूं, गुरुद्वारा जा सकूं, चर्च जा सकूं, मस्जिद जा सकूं। लेकिन अगर मैं चप्पल को ही चाटने लग जाऊं तो ये बात तो नहीं होगी ना। देखिए ये लग रहा होगा बड़ा ह्यूमरस सा, रिडिकुलस सा, लेकिन ऐसा ही होता है जीवन में। हमको ये शरीर, ये जो चीज़ें मिली हैं कुछ और के लिए मिली है, बहुत इसका यूज है, बहुत कुछ दुनिया में जानने के लिए है। लेकिन हम आज देखिए ना इंस्टाग्राम इन सबों में नाच के ऐसे ही छोटे मोटे काम करके जीवन बड़ा खुश रहते हैं। तो इसका एक तरीके से इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि कैसे हम साध्य और साधन के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। साध्य क्या साधन क्या हमको समझ ही नहीं आता। तो इसमें जो जोड़ का है मानना, वो देखिए क्या कहते हैं हम। तो पीपल फोकस ऑन द टूल्स रादर देन द पर्पस दे सर्व। तो पहला ही ऑप्शन सही है कि जो लोग हैं वो टूल्स पर, साधन जो उनके जिस साधनों के, जैसे जो भौतिक संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हैं वो इसलिए हैं कि हम साधनों इनके जरिए हम जा सकें आगे कहने का मतलब हम दुनिया को समझ सके, खुद को समझ सके। ये क्या है, लाइफ यही है ना, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा सके। सॉल्वेशन मॉर्च जिसकी संकल्पना है इंडियन फिलोसफी में, मरना नहीं होता सॉल्वेशन, इट्स अ वेरी पायस एंड डिवाइन थिंग, बहुत अलग सी चीज़ है ना। तो हम उसकी जानते ही नहीं, इसलिए तो हम जनरली कंफ्यूज मीन्स और एंड्स में कर जाते हैं, साध्य और साधन के बीच। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया, ये तो कहेंगे कि ये पढ़ाते कम और ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं। 27, according to Joad, one consequence of the scientific and technological progress in modern civilization is, जोड के अनुसार साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का क्या एक परिणाम हुआ? इनहेंसेस मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये तो बिल्कुल बात नहीं है सही कि इसने मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड को बढ़ाया। और ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वलिटी, और इक्वलिटी तो बढ़ी है भाई, इक्वलिटी घटी है इनफैक्ट। इंक्रीज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इम्प्रूव्ड सोशल रिलेशनशिप। नहीं, इसने हमें एक सौगात दी है जिसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। और आप देख रहे हैं टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है 40-50 डिग्री सेल्सियस। तो ये तोहफा मिला है हमें, है ना, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन और उन सबको। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जोड, आई एम नॉट सेइंग दैट। 28, how does Joad view the relationship between modern civilization and individual well-being? मॉडर्न सिविलाइजेशन और इंडिविजुअल वेलबींग को किस तरीके का उसके बीच संबंध देखते हैं? मॉडर्न सिविलाइजेशन सिग्निफिकेंटली इनहेंसेस इंडिविजुअल वेलबींग, क्या ये बात है? मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल वेलबींग। मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफन undermines individual well-being. Modern civilization always aligns with individual well-being. तो मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमेशा ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अंडरमाइन किया है।
इसका अंडरमाइन करने का मतलब उसका क्षरण किया है, उसकी इसमें कमी ही किया है, उसमें रिडक्शन ही किया है। 29 जो ये आखिरी क्वेश्चन होगा सिविलाइजेशन ऑफ टुडे से, है ना। Joad suggests that to improve modern civilization there needs to be a shift towards what? Greater technological development, वो तो बात उसकी नहीं करेंगे। Increase consumer spending, ये गया, ये भी गया। More emphasis on moral and spiritual value, इसकी बात करते हैं। जीवन में थोड़ी शांति और थोड़ी स्थिरता लानी है तो ये चीज़ें तो ज़रूरत पड़ती है भाई। आप चाहे माने ना माने, आपको फिलोसफिकल लगे, नैतिक लगे, धार्मिक लगे, लेकिन सत्य तो यही है कि क्योंकि ये लोग कह रहे हैं तो ऐसे तो नहीं ही कह रहे होंगे, जीवन के कुछ अनुभव के जरिए ही कह रहे हैं। 30 क्वेश्चन नंबर ना, हाँ। What is Joad's perspective on the educational system in modern civilization? जो आधुनिक सभ्यता है उसके संदर्भ में एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहते हैं जोड। व्हाट इज जोड्स पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशनल सिस्टम इन मॉडर्न सोसाइटी? इट इफेक्टिवली प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर लाइफ, इट फोकसेस too much on technological skills at the expenses of broader education. It is the best it has ever been. It places enough emphasis on moral development. ना भैया, उन्होंने नेगेटिविटी की जब बात की है तो उसमें आता है इट फोकसेस टू मच ऑन टेक्निकल स्किल्स एट द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रॉडर एजुकेशन। जो व्यक्ति की समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट या जिसको ऑल राउंड डेवलपमेंट कहते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर, इन सब का कहाँ होता है। आज देखिए बच्चे एक से एक IQ वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से या फिर व्यवहारिक रूप से कितने गिरे होते हैं। कई लोग आत्महत्या कई तरह के एक्सट्रीम कदम उठाते हैं, तो उनके साथ एक समस्या है कि उनको जीवन के सभी पक्षों की जानकारी नहीं होती। 31 व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ लेटर टू अ टीचर? अब आ गए हम लोग नेक्स्ट ऐसे जिसका नाम है ए लेटर टू अ टीचर। इसके बारे में थोड़ा सा बात हम बता देते हैं। ये है एक स्टोरी 1967 की। 1967 में ये एक लेटर लिखा गया है, ये लेटर, और ये लेटर मेरे ख्याल से इटली में, हाँ इटली में, इटालियन में मेरे ख्याल से प्रॉपर लिखी गई। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1970 में। 1970 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। वो जो अभी अभी देख रहे होंगे ना, रॉसी टॉम और कोले वगैरह जो ये लोग थे, इन लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो इस ऐसे को जो लिखा कौन है, तो इसको लिखा है उस स्कूल के बच्चों ने। 8 बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर इस जो ऐसे है इसको लिखा है, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पर एक तरीके से प्रहार है। ये जो पूरा ऐसे है, थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो इस ऐसे में इन लोगों ने क्या बात की है, जो और कैसे बच्चे इस स्कूल में थे वो पहले जान लीजिए। दरअसल ये स्कूल को जिसने खोला था उसका नाम था डॉन, हाँ नाम थोड़ा जानना जरूरी है। उस स्कूल को खोलने वाले व्यक्ति का नाम था डॉन, हाँ डॉन लॉरेंज मेलोनी, हाँ मेलानी, हाँ ये व्यक्ति था जिसने ये शुरू किया था 1960 के डिकेड में, दशक में, है ना। और 8-10 बच्चों के साथ शुरू किया था। कैसे बच्चे थे? अनप्रिविलेज्ड बच्चे थे, एक्सक्लूडेड बच्चे थे। पर्टिकुलरली जो बाकी प्राइवेट और सो कॉल्ड पॉश स्कूल्स होते थे उन सबों में नहीं जाते थे, उनको मतलब कि इस स्कूल में लाया गया था और इसके जरिए स्कूल खोली गई थी। जो ये हैं डॉन लॉरेंज मेलोनी, वो एक बहुत फेमस लेखक थे, पत्रकार थे, समाज सुधारक थे, है ना। उन्होंने ये स्कूल को खोली थी। तो वहाँ के बच्चों ने पूरे जो स्कूल है, स्कूल सिस्टम है, वो उसके बारे में मतलब अपने अनुभव को इस लेटर में लिखा है। तो कुल मिला के ये बात है। चलिए अब देखिए इसमें आगे, तो व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ लेटर टू अ टीचर? तो लिखा कौन है जान के, स्टूडेंट्स ने लिखा है, उसको ट्रांसलेट किया है इन लोगों ने, जो आप देखे रॉसी टॉम और कोले वगैरह। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये बात नहीं कहा है इन लोगों ने। द बेनिफिट्स ऑफ होम स्कूलिंग,
ये बात भी नहीं कहा। क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, ये बात कहा है क्या? यही बात कहा है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन, ये बात नहीं कहा है। तो क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कैसे गरीबों को सही या प्रॉपर एजुकेशन लेने से रोकती है, और न केवल सही बल्कि जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, पूरा इसकी बात करते हैं। इन एसेज में लगभग सब चीज़ें फिलोसफिकल और थोड़ा सा है प्रीचिंग टाइप का। हु ऑथर्ड अ लेटर टू अ टीचर, अभी आ गया, यही बात हम कर रहे थे। सिंगल टीचर फ्रॉम बारबियाना नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ इटाली नहीं। द स्टूडेंट्स ऑफ बारबियाना अभी बताया। अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एजुकेटर्स तो होगा नहीं। द स्टूडेंट्स ऑफ बारबियाना स्कूल, बारबियाना स्कूल जो नाम है इसका सैन एंड्रिया कुछ पूरा नाम है, लेकिन बारबियाना स्कूल आप याद रखिए। बारबियाना स्कूल के बच्चों ने ही 8 बच्चों ने लिखा था। कितना, ये भी ध्यान रखिएगा, 8 बच्चों ने मिलकर ये लिखा था। हाँ देखिए आगे 33। व्हाट इशू डू द ऑथर्स हाईलाइट अबाउट द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, कौन सी इशूज को वो सब उठाते हैं, हाईलाइट करते हैं, रेखांकित करते हैं। इट प्रोवाइड्स टू मच फ्रीडम टू स्टूडेंट्स, ये बात है नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। इट फोकसेस एक्सेसिवली ऑन स्पोर्ट, ये बात भी नहीं है। इट मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअरर बैकग्राउंड्स, ये बात है क्या? इट इंटीग्रेट्स टू मच टेक्नोलॉजी, नहीं, इसकी बात ये लोग करते हैं कि इट मार्जिनलाइज उन बच्चों को हाशिए पर कर देता है जो लोग गरीब फैमिली से, गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। 34. According to the essay, how should teachers address the needs of their students? इस लेटर के अकॉर्डिंग बच्चों की नीड्स को कैसे कैटर करना चाहिए, कैसे एड्रेस करना चाहिए? बाय एडहरिंग स्ट्रिक्टली टू द करिकुलम, एकदम करिकुलम को पढ़ाई के। बाय पर्सनलाइजिंग देयर टीचिंग मेथड्स टू फिट ईच स्टूडेंट्स नीड्स। देखिए यही सही है, लगभग ये ऐसा लग रहा है कि पेडागोजी का क्वेश्चन है ना, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके का है। तो बाय पर्सनलाइज्ड आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाय पर्सनलाइज टीचिंग मेथड्स आप यूज करके पढ़ाने के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। सब बच्चों के नीड्स को आप पहले देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग प्लान करेंगे, ये बात है। देखिए 35. What does the essay suggest about the relationship between a student's socio-economic background and their educational success? What does the essay suggest about the relationship between students' socio-economic background and their educational success? इसके बारे में क्या बात कर रहे थे? देखिए सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल सक्सेस, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है भाई, बहुत फर्क पड़ता है इसका। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेल्दियर बैकग्राउंड जनरली परफॉर्म वर्स, ये बात भी गलत है। द एजुकेशनल सिस्टम ऑफन फेवर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम वेल्दियर बैकग्राउंड, ये बात सही क्या? स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअरर बैकग्राउंड ऑलवेज एक्सेल, ये बात भी सही नहीं है, ये बात सही है। उनके इस हिस्से में ये उभर कर सामने आया कि द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इन फेवर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम वेल्दियर बैकग्राउंड्स, उनको वो सपोर्ट करता है। इवन टीचर्स सपोर्ट्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेल्दियर बैकग्राउंड। 36. What solution do the authors propose for improving education? जो आज की एजुकेशन हालात है तो लिखी गई हालांकि 1970 में, तब भी समझिए कि उसके लिए क्या ये वो करते हैं, रिकमेंड क्या करते हैं? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल को बढ़ा दीजिए, ये बात होगा क्या? नहीं भाई। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, बच्चों को कम पढ़ाए आजकल तो यही हो रहा। हालांकि इम्प्लीमेंटिंग ए मोर फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव करिकुलम, ये बात है, एकदम चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द ऑथर ऑफ द एसे व्यू द रोल ऑफ टीचर्स, वो कैसे देखते हैं शिक्षकों के रोल को? एज स्ट्रिक्ट एनफोर्सर्स ऑफ रूल्स, एकदम छड़ी लेकर नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति। ये फैसिलिटेटर्स हु शुड अडेप्ट द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ये सही होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 37 हो गया। 38. What criticism do the authors make about the use of textbooks in traditional education? वो
क्या क्रिटिसिज्म करते हैं आज जो टेक्स्ट बुक यूज हो रहा है उसका? टेक्स्ट बुक्स आर टू एक्सपेंसिव, टेक्स्ट बुक्स आर आउटडेटेड एंड नॉट रेलेवेंट टू स्टूडेंट्स लाइव्स, टेक्स्ट बुक्स आर टू फोकस्ड ऑन इंटरएक्टिव लर्निंग, टेक्स्ट बुक प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नहीं भैया, तो उनके अनुसार टेक्स्ट बुक जो है आर आउटडेटेड एंड नॉट रेलेवेंट टू द स्टूडेंट्स लाइफ। जीवन किताबें ऐसी है ही नहीं जो बच्चों के जीवन को मतलब कि उजागर कर पाए। बच्चे जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें अपनी दुनिया ढूंढ ही नहीं पाते, है ना। किताब की दुनिया और बच्चों की दुनिया दो अलग अलग चीज़ें हो जाती है ना। बच्चा जब किताब पढ़ता है तो उसमें दिखता ही नहीं उसकी चीज़ें, उसके अनुभव, उसके जीवन के दिनचर्या, तो वो उससे एक एलियनेशन पाता है। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सही है। किताब अलग चीज़ होती है और उसका जीवन के अनुभव और जीवन में काम या समाज में कुछ और आता है। 39. In the essay, what is said about the importance of understanding students' individual circumstances? बच्चों के व्यक्तिगत परिस्थितियों को समझने के बारे में इस essay में क्या कहा गया है? It is unnecessary for effective teaching. यह इसकी कोई आवश्यकता नहीं है टीचिंग को प्रभावी बनाने के क्रिया में। इट इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एजुकेशन। ये बात सही है, एकदम चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन लास्ट होगा इस ऐसे से। व्हाट इज वन मेथड सजेस्टेड बाय ऑथर्स टू मेक एजुकेशन मोर रेलेवेंट टू स्टूडेंट्स? क्या वो रिकमेंड कर रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ा देने से इंक्रीज हो जाएगा क्या आपका एजुकेशन, सुधर जाएगा। रिड्यूसिंग क्लास साइज, आप बच्चों की क्लास की साइज को घटा दीजिए। मतलब आप जैसे भारत में है कि पर टीचर 35 स्टूडेंट, तो ये एक बात है, लेकिन इस ऐसे में है क्या? इनकॉर्पोरेटिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ये बात ज़्यादा जरूरी है कि आप करिकुलम में क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे जीवन के वास्तविक घटनाओं को, जिससे बच्चा खुद को जोड़ पाए। देयर शुड बी नो एलियनेशन between the world of students and world of book. That is the story. 41. हाँ, अगला ऐसे, हु इज द ऑथर ऑफ द ऐसे? कमला नेहरू। पांचवा ऐसे है मेरे ख्याल से, पांचवा और लास्ट। कमला नेहरू को किसने लिखा है? बड़ा इसमें लड्डू लड्डू क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ा सा आपको लास्ट में बोल रहा हूँ इसलिए। तो कमला नेहरू जो ऐसे है, ऐसे का नाम ही है कमला नेहरू, तो उसको किसने लिखी है? तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। आगे और भी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। देखिए, कमला नेहरू जो ऐसे है, इसके बारे में एक चीज़ जरूर जाननी चाहिए कि दिस इज द ऐसे टेकन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरूज बुक। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। तो उसी का एक चैप्टर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आई थिंक चैप्टर 2 है, यदि मैं भुला न रहा हूँ तो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है वेडेनविल्डर एंड लॉसेन, दो शहरों का नाम है। वेडेनविल्डर बड़ा वियर्ड सा स्पेलिंग है, देखते हैं मैं लिख पाता हूँ कि नहीं। वेडेनविल्डर और लॉसेन, लॉसेन इस तरीके से लिखा जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, लॉसेन। ये दो शहरों, इस चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर 2। और वेडेनविल्डर और लॉसेन। वेडेनविल्डर मेरे ख्याल से ये जर्मनी में है, यस, इट इज इन जर्मनी। और जो ये सेटिंग है नॉवेल इस ऐसे का, इसलिए इसको जानना जरूरी है। लॉसेन कहाँ है? इट इज इन स्विट्जरलैंड, यस, इट इज इन स्विट्जरलैंड। ओके, सो यस। तो अब हम एकदम अंतिम पड़ाव की ओर है, लास्ट मिनट चल रहा है। ओके, 42। व्हाट रिलेशन डिड कमला नेहरू हैव विद जवाहरलाल नेहरू? क्या संबंध था? लड्डू सा क्वेश्चन। कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी। According to the essay, what was Kamala Nehru's role in the Indian independence movement? कमला नेहरू का रोल क्या है, क्या था? नेहरू क्या बात करते हैं उसमें? She was prominent leader, she was a silent supporter, she was against the movement, she was indifferent। prominent leader रही है भाई। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया तो नहीं, खास करके सिविल डिसोबीडियंस वगैरह में उसका बड़ा रोल रहा था, है ना। चलिए अगला है,
वेदर डीड कमला नेहरू एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वेयर, तो कहाँ, इंडिया में। इसमें क्या है, ये तो जानने वाली बात है, क्योंकि इसका सेटिंग है बाहर में, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। 45 देखिए, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कमला नेहरूज पर्सनालिटी डज जवाहरलाल नेहरू हाईलाइट इन द एसे, किस तरह का पर्सनालिटी को हाईलाइट करते हैं, तो हर कुकिंग स्किल, हर सेंस ऑफ ह्यूमर, हर स्ट्रॉन्ग विल एंड एजुकेशन, डेडिकेशन, इसकी बात वो करते हैं। 45 हो गया। 46, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू व्हाट वाज कमला नेहरूज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या रोल था उसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, मतलब कंट्रीब्यूशन इन व्हाट वाज कमला नेहरू कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसका क्या रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, आर्टिस्टिक टैलेंट्स, लिटरेरी कंट्रीब्यूटर्स, तो उसका मेन काम था ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। 47 देखिए, हाउ डिड जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब कमला नेहरूज एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल इश्यूज इन द एसे, indifferent, passionate, cautious, apathetic. Okay, how did Jawaharlal Nehru describe Kamala Nehru's attitude towards social issues in this essay? तो apathetic थी, cautious थी, passionate थी, या कैसे थी? She was passionate. She was very much passionate about the social issues. चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, what did Kamala Nehru encourage during her involvement the Indian freedom struggle, non-violent protest, armed rebellion, collaboration with British authorities, international intervention, क्या था, non-violent protest, वो था बात है ना, non-violent protest। 49, according to Jawaharlal Nehru what was one of Kamala Nehru's notable personal qualities, किस तरह की पर्सनल क्वालिटीज की बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्यूमेन, फिजिकल स्ट्रेंथ, नहीं भाई फिजिकली तो वो बीमार थी इसलिए तो उसको बेचारी को टीबी था, है ना, और 1936 में फाइनली सी डाइड बिकॉज ऑफ टीबी। कंपैशन फॉर द पुअर, ए लव फॉर ट्रैवल, तो इसका सही आंसर है कंपैशन फॉर पुअर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ वी आर इन द लास्ट क्वेश्चंस। It has been a very long class and I feel you have got something out of this class। देखते हैं सच में कुछ सच में इम्पोर्टेंट और बहुत कुछ मेरे ख्याल से कारगर क्वेश्चंस हैं इसमें। What did Jawaharlal Nehru emphasize about Kamala Nehru's role in shaping the Nehru's family's values? तो नेहरू के फैमिलीज को नेहरू फैमिली को सेव करने में और उसमें वैल्यू डालने के लिए उसका किस तरीके से रोल है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आर्टिस्टिक परसूट्स, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो इसका सही उत्तर मैं जो समझ पा रहा हूँ वो होना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म, यस पॉलिटिकल एक्टिविज्म। ओके, सो इट वाज द टुडेज क्लास, यस, and one more thing, if you really want to improve your tayari, your preparation, then definitely you can buy this mock test, definitely it can help you, है ना। mock test बहुत important रोल प्ले करता है। चलिए देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये हॉल का मैं नाम भूल रहा था, गिलफोर्ड हॉल, लंदन। When and where did गांधी deliver his speech, the voluntary पॉवर्टी, कहाँ दिए थे, ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम लोग आगे लेकर आएंगे जो सेक्शन स्टोरेज का रह गया ना, शॉर्ट स्टोरेज का, तो उसको भी एक वीडियो में हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन लगभग खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लिंग्विस्टिक्स वाला है और थोड़ा सा फोनेटिक्स वाला है, तो उसमें भी क्वेश्चन देख लेंगे। अभी है हमारे पास क्वेश्चन, क्योंकि 23 से तो फर्स्ट पेपर होंगे ना, उसके बाद भी समय दिया जाएगा, 2-4 दिन तो देंगे, है ना। चलिए तो ये रहा आज की वीडियो, ये बाकी आपके पास आंसर की। बाकी अगर स्टडी फॉर गोल्स के साथ आप जुड़े रहिए, जितने भी झारखंड से संबंधित परीक्षाएं होती हैं इसकी तैयारी में
अच्छी टीम काम करती है, तो आप इनसे जुड़े रह सकते हैं। और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो को।